फोर्स लगा रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि जो आलू है वो ऊपर आता जा रहा है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे न्यूटन बाबा जी का पहला लॉ भी कहते हैं, उसे समझने और पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें एक नया टर्म पढ़ना होगा जिसे कहते हैं इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और काफ़ी बेसिक है। तो चलिए जानते हैं इनर्शिया क्या है। सबसे पहले इनर्शिया की डेफिनेशन लिखते हैं। इनर्शिया क्या चीज़ है कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। यानी कि हम सिंपल भाषा में देखें तो इनर्शिया क्या है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है, वो टेंडेंसी है जो एक पर्टिकुलर स्टेट जो उसकी उस डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम पे बनी हुई है उसको मेंटेन कर रखे। क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल सा मतलब ये हुआ, अगर तुम्हारी टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, तो वो रखी रहेगी, अपने रेस्ट पर ही रहेगी। किसकी वजह से? उसकी इनर्शिया की वजह से। वो ऐसा नहीं कि अपने आप चल के चली जाए या फिर उसके पैर लग जाए वो उड़ के कहीं चली जाए, कुछ इस तरीके से नहीं। वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करते हुए चल रही है। उसके स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब बात समझ में आई कि भैया इनर्शिया क्या है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट यानी कि रोकती है। रेजिस्ट का मतलब होता है रुकावट, रोकना। रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो भैया इनर्शिया कहेगा उस बॉडी से कि भैया तू मोशन में रह, रुक मत। अगर वो रुकी हुई होगी तो इनर्शिया कहेगा भाई सुन तू रुका रहे, मोशन में मत आ। यानी कि सिंपल सा टर्म है इनर्शिया कि वो इनर्शिया किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज नहीं लाने देता। वो अपने आप को जिस हिसाब से वो है उसी में अपने आप को संतुष्ट रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका फिजिक्स का क्लास 9 का पहला लॉ। ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। एक एक शब्द पढ़ेंगे और एक एक शब्द को समझेंगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by a applied force। क्या मतलब हुआ? दोबारा देखते हैं। An object remains in a state of rest। ये न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि भैया अगर कोई चीज़ रुकी हुई है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, रहेगी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई सिस्टम यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ध्यान समझना, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, विच मीन्स यूनिफॉर्म मोशन का मतलब सबको पता है, कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, याद रखना इन अ स्ट्रेट लाइन की बात यहाँ पर कही जा रही है। अनलेस यानी कि हाँ, अगर यहाँ तक का देखें तो ये कह रहे हैं कि एक बॉडी रुकी रहेगी और एक बॉडी आजीवन काल तक चलती रहेगी सीधी लाइन में, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। यहाँ तक बात सबको क्लियर होनी चाहिए। न्यूटन बाबा का यहाँ तक का लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं आगे कि अनलेस कंपेल्ड टू चेंज अ स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ अपना स्टेट जब तक मेंटेन करेगी, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना अप्लाई करी जाए। जी हाँ, ये जो लाइन लिख रही है ना, एक्चुअली में ये आपकी एनसीईआरटी डेफिनेशन है। ये आपकी एनसीईआरटी डेफिनेशन है, इसलिए थोड़ी सी हार्ड टू रिमेंबर है। अदरवाइज मतलब इसका वही है कि अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाएं तब तक वो बॉडी रेस्ट पर रहेगी, अगर रेस्ट पर है तो। और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है स्ट्रेट लाइन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी स्ट्रेट लाइन में। अब न्यूटन बाबा जी के पहले लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। अब बात आती है कि भैया लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बताओ,
हमें इनर्शिया भी क्या पढ़ा कि इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाने से रोकती है। अब जो न्यूटन बाबा का पहला नियम है वो इसी से रिलेटेड ही तो है। किससे? इनर्शिया से रिलेटेड। इनर्शिया यानी कि अगर किसी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो रखा है, अगर किसी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो रखा है तो वो रेस्ट होता रहेगा, और इनर्शिया ऑफ मोशन हो रखा है तो वो मोशन ही रहेगा जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर जाए। यानी कि अगर हमें अगर मैं सिंपल टर्म में बताऊं, अगर हमें इनर्शिया को हटाना है, अगर हमें इनर्शिया से ओवरकम करना है तो हमें उस पर डिजायर्ड या रिक्वायर्ड क्वांटिटी में अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी कि डिजायर्ड अमाउंट ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी। ठीक है, आई बात समझ। अब बच्चों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि भैया इनर्शिया जो होगा वो सभी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। नहीं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो उस बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। ध्यान से समझ लो, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मास पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक ईगल और एक हाथी में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो आपसे एकदम जल्दी से निकलना चाहिए कि भैया हाथी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि हाथी का मास ज़्यादा है, और जब मास ज़्यादा होता है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भैया अगर हमने अपने जो अभी जिस सरफेस पे जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं, जिस पे बैठे हुए हैं, अगर मैंने उसी सरफेस पे एक बॉल लुढ़का दी, ध्यान समझना, ये आपका फ्लोर है, सिंपल फ्लोर है, और ये आपकी बॉल है। आपने यहाँ पर फोर्स लगाई और वो धीरे धीरे करके वो मोशन में आ गई। ध्यान समझना, वो मोशन में आ गई। अब वो रोटेट कर रही है, करते करते वो रुक जाएगी। अब आप कहोगे कि अरे मैं तो न्यूटन बाबा जी के नियम को गलत कर दिया। न्यूटन बाबा जी का लॉ तो कहता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, लेकिन बॉल तो एक टाइम के बाद आकर रुक जाएगी। हाँ भैया रुक जाएगी, लेकिन क्या नियम गलत प्रूव होगा? नहीं, क्योंकि पूरा नियम ये था कि जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाई जाए, उसके स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब बॉल इस फ्लोर पर, नॉर्मल फ्लोर पर जब रोल कर रही होगी, तब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा। कौन सी फोर्स होगी? जी हाँ, जो ग्राउंड फोर्स लगा रहा होगा। अगर वो उसका मोशन इस डायरेक्शन में है तो उसके सामने से भी एक फोर्स लग रही होगी, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से जानते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि हम सिंपल अगर कहें तो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन जो है ना, वो इस केस में उसके बॉल को रोक रही है। क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या बताया कि अगर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो देयर वुड बी अ चांसेस दैट द स्पीड विल बी इंक्रीज्ड। बट if the motion is in this direction and the applied force is being in the opposite direction, then there will be a decreasement in the velocity of the object. That's why in this case or two, the frictional force is acting to the opposite direction of the ball. That's why the speed of the object is continuously decreasing as the time passes, and the moment arrives that the ball suddenly stops और कम्स एट रेस्ट। यानी कि तुमने कुछ नया नहीं करा, तुमने बस एक अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाई कि भैया अगर मैं ऐसे बॉल लुढ़का दूं फिर तो वो रुक रही है, विच मीन्स कि तुमने क्यूरियोसिटी दिखाई, लेकिन तुमने कुछ नया नहीं करा। उसका आंसर है कि भैया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि साइंटिस्ट जी गैलीलियो गैलीली ने परफॉर्म करी थी न्यूटन जी के फर्स्ट लॉ को थोड़ा सा अच्छे वे में समझाने के लिए। क्या था आइए समझते हैं।
बहुत गहरी बात है और लेकिन काम की बात है। ध्यान से देखो, जो गैलीलियो भैया थे हमारे, जो गैलीलियो जी थे, उन्होंने 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए। इंक्लाइंड प्लेन सबको पता है ना, उन्होंने 2 इंक्लाइंड प्लेन लिए। इंक्लाइंड प्लेन कुछ ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं, जो स्लैंटिंग वाला होता है। 2 इंक्लाइंड प्लेन ले लिए, बिल्कुल आइडेंटिकल। ध्यान समझना, दोनों जो प्लेन हैं, अगर ये ए है और जो बी है, वो दोनों आपस में आइडेंटिकल हैं, दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, यानी कि जितने भी उनके ये थीटा बीटा है, जो भी एंगल बनने हैं वो सब सेम है। जितने एंगल पर ये इंक्लाइंड है, उसी एंगल पर ये वाली इंक्लिनेशन है। जितने का ये एंगल है, उतने का ही ये एंगल है। 2 आइडेंटिकल उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन ले लिए, ठीक है। साथ के साथ एक कंडीशन उन्होंने ये भी रखी कि भैया दोनों फ्रिक्शनल लेस हैं। ध्यान समझना, दोनों फ्रिक्शनल लेस है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग फ्रिक्शनल लेस क्या कहते हैं सरफेस ले पाएँ, लेकिन उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने के लिए ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करी थी, ठीक। अब उन्होंने फ्रिक्शनल लेस सरफेस लिया, साथ के साथ उन्होंने एक बॉल ली थी। कौन सी बॉल ली थी? मार्बल की बॉल ली थी। मार्बल की बॉल ली थी और ये भी फ्रिक्शनल लेस थी। इसमें भी कोई फ्रिक्शनल, ये भी कोई फ्रिक्शनल ना एक्सपीरियंस करेगी ना करवाएगी किसी पर, ये भी फ्रिक्शनल लेस थी। अब गैलीलियो बाबा ने क्या कहा? गैलीलियो बाबा जी ने ये कहा कि अगर हम इस बॉल को इस हाइट से छोड़ेंगे, तब उसकी वेलोसिटी नीचे आते 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 इंक्रीज होगी। ध्यान समझना। अभी यहाँ पर ये ऊपर टॉप पे है, तो इसके पास अभी कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही ये नीचे 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 आएगी, तब ये अपने अंदर एक वेलोसिटी रिक्वायर कर लेगी, कुछ एनर्जी ले लेगी, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी आएगी, तो वेलोसिटी से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये जब क्योंकि फ्रिक्शनल लेस है, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जिस वेलोसिटी से नीचे आएगी, उसी वेलोसिटी से और उतनी ही हाइट पर इस दूसरे वाले इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, ये इस बॉल को मैंने इस हाइट से छोड़ा और ये रोल होते 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 नीचे आएगी, ठीक। अभी जिस वेलोसिटी से नीचे आएगी, उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते इंक्रीज होती जाएगी। ध्यान समझना, उसकी वेलोसिटी नीचे आते आते इंक्रीज हो जाएगी। अब जिस वेलोसिटी से वो नीचे आएगी, ठीक है, उसी वेलोसिटी और उसी हाइट पे वो इस वाले इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ जाएगी। अगर वो दोनों की हाइट अगर h है, तो वो जिस हाइट से यहाँ पर चढ़ रही थी ना, तो वो उसी हाइट पे उधर की तरफ चढ़ेगी। लेकिन हम इसको अगर थोड़ा सा ऊंचा लेंगे ना, तो विच मीन्स कि वो उतनी हाइट पर चढ़ेगी जिस हाइट से इसको छोड़ा गया। अब बात आती है कि भैया इससे क्या हो रहा है। इससे ये चीज़ हो रही है कि जैसे ही हमने ये बॉल छोड़ी, ये नीचे आई, वेलोसिटी गेन करी, यहाँ पर चढ़ेगी उसी हाइट पर। अब वो दोबारा नीचे आएगी, वेलोसिटी गेन करेगी, यहाँ ऊपर चढ़ेगी। ये कार्यक्रम उसके बॉल का चलता रहेगा, और हम इस पूरे कार्यक्रम को कह देंगे कि भैया यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। क्या मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नामक फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सरफेसेस, दोनों चीज़ें फ्रिक्शनल लेस है, तो इसलिए ये प्रोसेस पूरा आजीवन काल, अनंत काल तक यही चलता रहेगा। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यही चीज़ चलती रहेगी। अब गैलीलियो जी ने अपने एक्सपीरियंस में यह बताया कि भैया अनबैलेंस्ड फोर्स इज required to change the state of uniform motion। गैलीलियो जी ने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि भैया अनबैलेंस्ड फोर्स रिक्वायर्ड होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। वो न्यूटन बाबा जी के पहले नियम के कुछ रियल लाइफ या डेली लाइफ एप्लीकेशंस, यानी कि कहाँ पर वो प्रैक्टिकल तौर पर यूज़ हो रहा है, वो समझते हैं। आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, क्या कि आपके पास 2 गिलास हैं और उस गिलास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा हुआ है,
ठीक है, एक गिलास है, आपके उसमें बुक में जो एक्टिविटी है उसमें एक गिलास है और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक, अब आपने क्या करा है, आपने क्या करा, इस डायरेक्शन में सिर्फ कार्डबोर्ड पर एक फ्लिक करा। इस तरीके से जो हम करते हैं ना, हम इसको फ्लिक कहते हैं, यानी कि ये कुछ नहीं, हमने इस पर हल्की सी फोर्स लगाई। अब क्या होगा, हमने फोर्स किस पे लगाई, ध्यान समझना, इस चीज में गिलास, कार्डबोर्ड और कॉइन तीनों चीजें रेस्ट पर है, तीनों चीजें रेस्ट पर है। लेकिन क्योंकि मैंने फोर्स लगाई किस पर, मैंने फोर्स लगाई किस पर, कार्डबोर्ड पर लगाई सिर्फ। तो ध्यान से देखना, जो आप शक्ल देखोगे ना, जो आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे करोगे, तो ये कुछ ऐसा होगा कि जो कार्डबोर्ड है वो आपका इधर की तरफ आ जाएगा और जो सिक्का है ना वो अंदर अंदर कूद जाएगा, वो सिक्का अंदर इसमें गिलास में चला जाएगा। सॉरी, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि क्या हुआ। मैंने उस कार्डबोर्ड पे जैसे ही फोर्स लगाई, वो कार्डबोर्ड भागा एकदम आगे। वो कार्डबोर्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कार्डबोर्ड समझ लीजिए, अगर वो यहाँ पर ये कार्डबोर्ड था और इस कार्डबोर्ड पे मैंने फोर्स लगाई तो वो एकदम भागा, वो एकदम भागा और इस कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का रखा हुआ था। अब सिक्का तो रेस्ट पर ही रहेगा, इनर्शिया उसका क्या हो रखा है इस समय, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो रखा है, और न्यूटन जी के हिसाब से वो रेस्ट पर ही रहेगा जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाई जाएगी। लेकिन ध्यान समझना, जैसे ही मैंने कार्डबोर्ड पर फोर्स लगाई, कार्डबोर्ड आगे भागा, कार्डबोर्ड आगे भागा। और इसकी अब बात आती है कि भैया फिर इसको हवा में ही रहना चाहिए था, ये नीचे क्यों आया, उसने अपना स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करा ना यार। उसका आंसर ये होगा कि भैया जैसे ही ये कार्डबोर्ड हटा तो इसके अब जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, वो फिर एकदम अच्छे से इस पर एक्ट हुई, क्योंकि इस समय तो अभी ये कार्डबोर्ड का सपोर्ट हो रखा है तो उसकी वजह से नीचे नहीं रख रही। जैसे ही कार्डबोर्ड हटेगा तब इसके ऊपर से इसके पास से सपोर्ट हटेगी और वो सिक्का है वो गिलास में गिर जाएगा। यानी कि सिंपल चीज़ ये है। अब न्यूटन बाबा जी के पहले नियम के एप्लीकेशंस में अब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन समझते हैं। क्या है भैया, मैंने सिंपली एक चाकू लिया है और एक आलू लिया है और मैंने उसको चाकू को इस आलू में इस तरीके से घुसा दिया है। देख सकते हैं कि मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस आलू जो चाकू है, चाकू के हैंडल पर ऊपर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि जो आलू है वो ऊपर आता जा रहा है। देखिए पहले ये नीचे का जो चाकू का पार्ट था वो दिख नहीं रहा था, लेकिन अब दिख रहा है। ध्यान से देखिए और मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये गिर गया, ये गिर गया। अगर मैं दोबारा इसको आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखो, दोबारा देख लीजिए, मैं इस पर ऊपर से यूँ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, देखो देखो, ध्यान से देखो, ये आलू ऊपर आ रहा है। अब बात यह आती है कि भैया ये ऐसा हो क्यों रहा है। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखना, ये एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं फोर्स किस पे लगा रहा हूँ, चक्कू पे फोर्स लगा रहा हूँ। पर क्या फोर्स, कोई किसी भी तरीके की फोर्स आलू पर लग रही है, नहीं लग रही। तो आलू तो चुपचाप अपना बैठा हुआ ही है, आलू तो चुपचाप अपनी जगह बैठा हुआ है, लेकिन मोशन में कौन आ रहा है, मोशन में कौन आ रहा है, चक्कू मोशन में आ रहा है। अब वो मोशन में आ रहा है यानी कि थोड़ा सा आगे पीछे होगा। अब उसी आगे पीछे में, जी हाँ दोस्तों, उसी आगे पीछे में जो चक्कू है वो आलू के अंदर घुसता चला जा रहा है। आपने वो चीज़ तो सुनी होगी, अब चाहे खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटता कौन है, कटता कौन है, खरबूजा ही कटता है। सेम उसी केस में यहाँ पर है। अब चाहे मैं फोर्स चाकू पे लगा रहा हूँ और आगे उसको, अब सेम चीज़ यहाँ पर है वो। अब चाहे मैं आलू को चक्कू की तरफ लाऊं, ध्यान से देखना, मैं इस केस में आलू को चक्कू की तरफ ला रहा हूँ या चक्कू को उसकी तरफ लाऊं, कटना दोनों केस में आलू ही है। सेम इसी केस में भी मैं यहाँ पर वही चीज़ हुई कि मैं फोर्स लगा किस पर लगा रहा हूँ, चाकू पे, लेकिन जो मोशन में कौन आ रहा है, चाकू। लेकिन क्योंकि आलू अपनी जगह अपना चुपचाप इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा है, वो तो चुपचाप बैठा हुआ है कि भैया मुझ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, मैं मोशन में नहीं आऊँगा। फोर्स अब इस चाकू पे लग रही है और इसकी वजह से वो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है और उसी आगे पीछे की वजह से वो इसमें अंदर घुसता चला जा रहा है। अब इस पे एप्लीकेशन में थोड़ा और देख लीजिए, जैसे कि एक आता है कारपेट बीटन विद स्टिक।
अरे भैया ये क्या हुआ, ये तो समझ में नहीं आया। ये कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कारपेट है, अभी के लिए कारपेट समझ लीजिए, और ये स्टिक है। इस कारपेट में बहुत सारी धूल है, काफ़ी गंदा हो रहा है। अब मैं जब इस कारपेट पे यूं करके स्टिक से बीट करूँगा तो आपने ये देखा होगा कि वो धूल जो है वो नीचे आ रही होती है, धूल नीचे आ रही होती है। यहाँ पे मैं सिंपल इस कारपेट को यूं करके झटकूँ, जैसे यूं करके झटकूंगा तो धूल जो है वो बाहर निकलती है। अब भैया ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जैसे ही स्टिक से कारपेट को बीट कर रहा हूँ तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, मैं उस स्टिक की वजह से कारपेट पर फोर्स लगा रहा हूँ, कारपेट पे फोर्स लगा रहा हूँ। अब कारपेट पे फोर्स लगा रहा हूँ तो यानी कि मोशन में कौन आएगा? सिर्फ कारपेट मोशन में आएगा। अब फॉर एग्जांपल ये इस मार्कर को नहीं, आप सिर्फ इस कैप को हवा का एक धूल का एक पार्टिकल मान लीजिए। अब इस ये जो धूल का पार्टिकल है ये कारपेट के साथ चिपका हुआ है, मेरा हाथ कारपेट है। अब जैसे ही मैंने कारपेट पे स्टिक मारी, यानी कि मैं उस पर फोर्स लगाई, जैसे ही उस पर फोर्स लगाई तो वो मोशन में आके डिस्प्लेसमेंट करेगा, थोड़ा हिलेगा। अब जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ से देखना, ये तो जो हवा धूल का पार्टिकल है वो तो अपनी जो जगह है, जो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो मेंटेन करते हुए चल रहा है, वो अपनी जगह रहेगा। लेकिन जैसे ही मैंने कारपेट पर फोर्स लगाई, वो हल्का सा दूर रहेगा और ये जो फोर्स वो है वो नीचे गिर जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से, यानी कि अगर कारपेट साफ़ हो रहे हैं तो वो न्यूटन बाबा के पहले नियम के हिसाब से साफ़ हो रहे हैं। फिर दूसरा आता है आपका हैमर वाला। अब भैया हैमर में क्या होता है? भैया देखो, जो अभी मैंने आलू और चक्कू के साथ करके दिखाया था ना, वही सेम चीज़ हैमर में भी होती है। कैसे? जैसे कि ये मेरे पास अभी एक हथौड़ा है, अब मारते मारते इसके जो ऊपर का हेड है वो ढीला हो जाता है। अब इसको टाइट करना है तो आपने कई सारे मज़दूरों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो सिंपली हथौड़ा लेते हैं और पीछे वाली साइड को यूँ दीवार पे मारते हैं। मैं बोर्ड पे मार नहीं सकता, इसलिए आप थोड़ा सा ही देखिए कि वो इस तरीके से दीवार पर मारते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं ये चीज़ दीवार पर मार रहा हूँ, ध्यान से देखो, जैसे ये चीज़ मैं दीवार पर मार रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो इसका डंडा है वो मोशन में आ रहा है, तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और जो इसका हेड है, जो इसका लोहे का पार्ट है, वो अपना रुका हुआ ही है, अपना क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा है। अब क्योंकि ये रुका हुआ है और ये फोर्स, हम इस पर यूँ फोर्स लगा रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली क्या होगी, ये जो स्टिक होगी, जो इसका डंडा होगा वो आगे होगा और वो अच्छे से इस पर फिट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग, जो हमारी सीट बेल्ट्स होती है ना, वो भी कुछ इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करी जाती हैं। अब सीट बेल्ट हमने लगाई हुई है, गाड़ी एकदम चल रही है, चलते चलते क्या हो रहा है, गाड़ी चल रही है यानी गाड़ी मोशन में है, और हम गाड़ी के कांटेक्ट में थे यानी कि हम भी मोशन में हैं। अब जैसे ही गाड़ी रुकी तो उस गाड़ी का इनर्शिया ऑफ मोशन एकदम से क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हुआ। अब हमारा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाया ना मोशन से रेस्ट में, तो क्या हो रहा है, हमारी जो लोअर बॉडी है वो तो अपनी चुपचाप वो रेस्ट में आ जाएगी क्योंकि वो कार के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। लेकिन जो हमारी अपर बॉडी है वो क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में नहीं आ पाएगी एकदम से। अब जैसी ही गाड़ी ठुकी, फॉर एग्जांपल जैसी गाड़ी ठुकेगी तो उसमें गाड़ी में अंदर एक जर्क आएगा और उस जर्क की वजह से हम लोग आगे होंगे, यानी समझना, वो हम लोग आगे होंगे। और अगर यही जर्क ज़्यादा हुआ तो जो हमारा आगे वाला डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये ज़्यादा हो सकता है और यहीं पर हमारा जो सिर है वो आगे डैशबोर्ड पे लग सकता है। इसलिए हमारी वो सीट बेल्ट्स लगाई होती हैं। तो जाके फॉर एग्जांपल ये सीट बेल्ट लगी हुई है, तो जैसे ही हम लोग आगे आएंगे ना, तो इस सीट बेल्ट की वजह से हम ज़्यादा आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीट बेल्ट जो होती हैं वो एक पॉइंट पर आकर हम उसको कस के खींचते हैं तो वो लॉक हो जाती हैं। तो सीट बेल्ट भी हमारी इसी तरीके से हैं। इसी तरीके अगर जब गाड़ी स्टार्ट हो रही होती है तब आप क्या हुआ है, उस समय आपका रुके हुए हो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो रखा है। जैसे ही आपने गाड़ी को स्टार्ट करा, गाड़ी आगे जाती है और आप थोड़ा सा पीछे को जाते हैं, तो यानी कि जब गाड़ी चलेगी तो आप पे एक बैकवर्ड का जर्क लगेगा और जब गाड़ी रुकती है तब आप पे एक फॉरवर्ड जर्क लगेगा। फिर इसमें एक एग्जांपल हम लोग बैंडेड का भी ले सकते हैं कि भैया बैंडेड का क्या हो रहा है। बैंडेड का इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपके यहाँ कहीं चोट लगी हुई थी और आपने बैंडेड लगाई, अब बैंडेड को आपको छुटानी है। अब अगर आप धीरे धीरे छुटाओगे तो आपको होगा दर्द,
क्यों होगा? क्योंकि भैया आपके स्किन पे यहाँ पर हो गए बाल। अब आप जैसे उसको धीरे धीरे छुटाएंगे तो बाल क्या होगा, बाल भी उसके साथ साथ चिपक के छुटेगा। लेकिन अगर हम उसको झटके से छुटाएं, एकदम फास्ट फोर्स से छुटाएं, तो वो जो दर्द पहले जितना होता था उतना नहीं होगा। क्यों? कि भैया जब हम धीरे धीरे छुटा रहे हैं ना, तो बाल जो है वो अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट से जाकर इनर्शिया ऑफ मोशन हो रहा है, यानी कि जो रुके हुए बाल हैं वो मोशन में आ रहे हैं, वो भी उस बैंडेड के साथ खींच रहे हैं। लेकिन जब हम उसको एकदम कस के छुटा देंगे ना, तब क्या होगा, इनर्शिया ऑफ जो रेस्ट पे है वो भी मोशन में आएगा, लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए। अब आपसे कह जाते हैं ना कि भाई चलती हुई गाड़ियों में से, चलती हुई व्हीकल में से क्या कहते हैं, बाहर नहीं कूदना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि डोंट जंप आउट ऑफ मूविंग व्हीकल। अब ऐसा क्यों हो रहा है भैया, ध्यान से देखो। अगर आप फॉर एग्जांपल बस की बात करते हैं, बस पे के आप दरवाजे पे खड़े हुए और बस जो है आपकी कुछ 60 किलोमीटर पर आवर की घंटे रफ्तार से चल रही है, और आप भी उसी रफ्तार से चल रहे हो कि आप बस के अंदर हो। ठीक, अब आप फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो और चलते चलते आप एकदम बाहर कूद गए, तो पहले तो क्या होगा, पहले तो जो आसपास से गाड़ियां आ रही हैं आप उससे टकरा सकते हैं, तो वन ऑफ द मेन रिस्क ये है। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि भैया उसमें आपका न्यूटन जी का पहला नियम लगेगा। क्या रहेगा कि भैया एकदम बताओ आपकी स्पीड क्या हो रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। आप इनर्शिया क्या कहेगा आपसे, न्यूटन जी का पहला नियम क्या कहेगा आपसे कि भैया तुम मोशन में हो ना, हमारी इतनी जो स्पीड है ना इतनी ही रखना प्लीज़, अपना इनर्शिया ऑफ मोशन ना गवाओ मत। तो आप कूदने के बाद भी ना थोड़ा मोशन में ही रहोगे, ध्यान समझना, मोशन में ही रहोगे इन सेंस कि आप मोशन में हो, लेकिन अगर आपने गलत टेक्निक से बाहर कूदे, गलत एंगल से बाहर कूदे, तो आपका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है ना वो थोड़ा डगमगाएगा, और हो सकता है उसी की वजह से आपका बैलेंस ना बन पाए और आप गिर जाओ। इसलिए कहा जाता है अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो अगर आप बाहर कूद रहे हैं तो आप जब स्पीड कम हो तब कूदें, और थोड़ा सा ध्यान से कूदें कि जिस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में बस जा रही है तो इसी डायरेक्शन में करके, इसी डायरेक्शन में जाके आप अपना थोड़ा सा कूदें, उससे आपको थोड़ी सी लगने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अब ऐसे ही इसमें आता है कि भैया शार्प टर्न्स में क्या मतलब हुआ, शार्प टर्न्स का मतलब ये हुआ कि जब आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी में बैठे हुए हो और एकदम कोई शार्प टर्न देखा है आपने, एकदम शार्प टर्न होता है, तो जब आप उसमें कर रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है वो जिस टर्न में आप ले रहे होते हैं वहाँ पर झुकने लगती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया आपका जो इनर्शिया है वो कह रहा है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन में जाओ, आपका जो मोशन है भैया वो स्ट्रेट लाइन का बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने गाड़ी का वो करा, तो आपका इनर्शिया ऑफ जो स्ट्रेट लाइन वाला हो ना वो एक दूसरी डायरेक्शन ले लेता है, जो इनर्शिया वो वाला होता है वो एक दूसरी डायरेक्शन ले लेता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को बेंड करने लगते हो। ठीक, तो अल्टीमेटली न्यूटन बाबा का पहला नियम यही कहता है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, कोई चीज़ चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से तो चलती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करी जाए। जैसे ही हमने कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करी गई, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को ओवरकम कर लेगी या उसे चेंज कर देगी।